नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हेलो डॉक्टर में हम महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जब भी हम दिमाग के रोगों की अवस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है या तो स्ट्रोक या हैमरेज या ट्यूमर। लेकिन आज हम जिस रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं GBS। ये एक सिंड्रोम है। क्या होता है GBS, क्या इसके परिणाम होते हैं, कैसे होता है और इसका निदान क्या है, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर में हैं डॉक्टर कपिल खंडेलवाल। आप एक वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आपको एक विस्तृत अनुभव है दिमाग के या मस्तिष्क के रोगों को समझने का और उनका निदान करने का। डॉक्टर कपिल खंडेलवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी हम दिमाग के रोगों की बात करते हैं या ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, डिजीज़ की, तो स्ट्रोक, हैमरेज, ट्यूमर, इस तरह की जो बातें हैं दिमाग में आती हैं। GBS क्या होता है, ये क्या चीज़ है? GBS एक नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड बीमारी है, बट उसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट ना होकर पेरिफेरल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें बेसिकली वायरल या बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी मिस्टेकनली अपने ही नर्वस सिस्टम को अटैक करने लग जाती हैं, अपनी ही नर्व्स की माइलिन शीट को अटैक करने लग जाती हैं। इसकी वजह से न्यूरल ट्रांसमिशन है वो डैमेज होता है और नसों में जो सूजन की वजह से वीकनेस या कमजोरी जो आती है उसी को ही विस्तृत फॉर्म में GBS गुलेन-बेरे सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये शायद ये कोई व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने डिस्कवर किया या इससे जी पीड़ित हाँ, रहे थे। गुलेन और बेरे दोनों एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम पर इसको GBS नाम से हम जानते हैं। अच्छा, यानी कि इसका जो है लेना देना नसों से नहीं है बल्कि इसकी इम्यूनिटी या इसके डिसऑर्डर से है। जी हाँ, इसका लेना देना नसों से ही, नर्व से ही है, बट वो इम्यून सिस्टम की डिसरेगुलेशन की वजह से, इम्यून सिस्टम की मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से ये बीमारी होती है। कारण क्या होता है इसके होने का? यूजुअली जो वायरल या बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो, इनकी वजह से जब बॉडी में एंटीबॉडी बनती हैं, जैसे कि मैंने बताया, एंटीबॉडी या जो बॉडी बनती है वो अपने ही नर्वस सिस्टम की को अटैक करने लग जाती हैं। तो कॉमनली जो इन्फेक्शन है, लाइक जो सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कैम्पाइलोबैक्टर जिजेनी, जो डायरिया कॉज करता है। तो उसके बाद या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम URTI भी कहते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई भी फ्लू वायरस लाइक कोविड वायरस या इवन जीका वायरस या HIV वायरस, कोई भी वायरस, डेंगू वायरस, ये सब वायरस के बाद इस तरह के इन्फेक्शन GBS लाइक बीमारी हो सकती है। अच्छा, यानी कि जिसे हम कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम समझते हैं वो भी अगर ख्याल ना रखा जाए तो खतरनाक साबित हो सकती है। हाँ जी, ये कॉमन कोल्ड के बाद भी कुछ लोगों को GBS होने की संभावना रहती है। यानी कि एकदम ये अटैक जैसा नहीं होता बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है। किस तरह से समझ में आता है कि किसी व्यक्ति को GBS हो रहा है या इस तरह की वो प्रॉब्लम उसको आ सकती है? GBS के सिम्टम्स हमको बहुत रैपिडली भी आ सकते हैं और बहुत स्लोली भी आ सकते हैं। रैपिडली में कई बार लोगों को जो वीकनेस आती है वो इतनी तेज़ी से आती है कि एक दिन के अंदर ही जो मरीज है पूरा बिस्तर पर आ जाता है। अच्छा। उसका चलना फिरना बंद हो जाता है, उसके हाथों की मूवमेंट कम हो जाती है, उसका बोलने में दिक्कत आने लग जाती है, उसके चेहरे की मांसपेशियों में दिक्कत आने लग जाती है, या कुछ लोगों को निगलने में भी तकलीफ आने लग जाती है। अच्छा। तो एक बहुत रैपिडली, और कुछ लोगों को ये बीमारी स्लोली बढ़ती है, अगले 2 से 4 हफ्ते में ये बढ़ने की संभावना रहती है, इसके बाद ये प्रोग्रेस करती है। तो यूजुअली इसका प्रोग्रेशन विद इन फ्यू मिनट्स या आवर्स और अप टू वीक्स तक भी हो सकता है। जी, आजकल बुखार बहुत कॉमन है और जो वायरल इन्फेक्शन जो पहले 3 से 5 दिन का हुआ करता था आजकल 10 से 15 दिन हो गया है। और जैसे आपने बात किया डेंगू का, एक दौर था जब चिकनगुनिया नाम का एक वायरस था जो बहुत कॉमन हो गया था और उसके बाद में लोगों को हाथ पैरों का जो दर्द है वो आज तक कई लोग शिकायत करते हैं। क्या ये भी कारण हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि चिकनगुनिया अगर वायरस के बाद भी इस तरह की बीमारी हो सकती है, दो उसका इस जो बॉन की डिफॉर्मिटी है या बॉन पेन से रिलेशन नहीं होता है, पर जब भी कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके 2 से 4 दिन बाद जब बॉडी खुद रेस्पॉन्स करती है, खुद इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है, तो वो जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज बना रहे हैं वो ही अपने नर्वस सिस्टम को अटैक कर रही हैं। तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया इस तरह का अगर अपनी बॉडी उसको इम्यून डिसरेगुलेशन होकर रिएक्ट कर रही है तो ये बीमारी कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि बात ये समझ में आ रही है कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो और आप ठीक होने की बजाय यदि और कमज़ोर महसूस कर रहे हो, आपके हाथ पैरों में ताकत ख़त्म होती चली जा रही हो, तो बिना किसी देरी के तुरंत अपने हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं और उनसे चेकअप करवाएं, क्योंकि हो सकता है ये ऐसे ही कमज़ोरी ना हो, ये GBS भी हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारा शरीर हमें किसी प्रकार का संकेत देता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और चिकित्सीय परामर्श लें।
डॉक्टर कपिल, आपने कहा डायरिया वाला वायरस, तो डायरिया के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसका एक मेन कारण जो देखा जाता है कभी कभार बाहर का खाना, है ना, बाहर चलते फिरते कुछ भी खा लिया, जंक फूड खा लिया, कैन दिस बी योर रीज़न? डेफिनेटली मैम, कोई भी अपन जंक फूड ले रहे हैं या जो कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं, जो ठीक ढंग से अपनी या हैंड वॉश करके नहीं खा रहे हैं, या कंटामिनेटेड वाटर भी है, तो ये सब चीज़ों में जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो हमको इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इस तरह की बीमारी होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। बिल्कुल, यानी कि हाइजीन वाला फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली हाइजीन इस बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशंस में ही इस तरह के इन्फेक्शन होने के, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या डायरिया वाले इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जी बिल्कुल, तो अगर आप भी बाहर खाने के शौकीन हैं, थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि अब हम जागरूक हो रहे हैं और हम ये जान रहे हैं कि इस तरह की भी बीमारी बाहर के खाने से भी हो सकती है। जो लोग बाहर रहते हैं या जिनको बाहर के खाने का शौक़ है, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ से भी वो खा रहे हैं वहाँ पर चेक करें कि वो हाइजीनिक कंडीशंस में बना है कि नहीं, बहुत पुराना तो नहीं है, और अपने हाथों का ज़रूर से ख्याल रखें, अपने हाथों को धोएं, जिसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जहाँ पर स्वच्छता की बात बार बार कही जाती है। तो ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम अपने आप को भी स्वच्छ रखें, अपने आसपास वातावरण को भी स्वच्छ रखें। डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं, किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है? यूजुअली 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप जो है उसमें काफ़ी मिलता है, लेकिन एज इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी टेंडेंसी और बढ़ती है। चिल्ड्रंस में बहुत कम, रेयरली मिलता है इन्फेंट और चिल्ड्रंस में। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी या सीवियरिटी होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसके भी कई वेरिएशंस होते हैं, इसके कई सिम्टम्स बहुत वेरी करते हैं। इसके ज़्यादातर लोगों में जो इसके सिम्टम्स होते हैं, शुरुआत पैरों से शुरू होती है, इसको हम असेंडिंग पैरालिसिस भी कहते हैं। तो शुरुआत पैरों से, फिर पैरों के बाद हाथों में, हाथों के बाद चेहरे पर, चेहरे के बाद सांस लेने में जो चेस्ट की मसल्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से सांस में तकलीफ भी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी आने लग जाती है, या फिर कुछ लोगों को निगलने की तकलीफ भी आ जाती है। कॉमनली ये असेंडिंग पैरालिसिस, बट लेस कॉमनली जो डिफरेंट फॉर्म है उनमें डिसेंडिंग भी हो सकता है, लाइक पहले चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी आए, फिर हाथों में और फिर पैरों में। कुछ लोगों में इस बीमारी के सिम्टम्स कुछ इस तरह से डिफरेंट भी हो सकते हैं कि उन लोगों को वीकनेस ना आए, बट केवल इम्बैलेंस हो, डबल दिखने लग जाए और हाथ पैरों में सूनापन या झंझनाहट होने की संभावना रहे। तो हाथ पैरों में सूनापन, झंझनाहट या किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद इस तरह का वीकनेस आना जो तेजी से या स्लोली भी बढ़ रहा है, या एकदम से बैलेंस का गड़बड़ हो जाना या डबल दिखना, ये सब इस बीमारी के सिम्टम्स हो सकते हैं, जो डिफरेंट एज ग्रुप में अलग अलग हो सकते हैं। जी, यानी कि इसके बाद भी क्या जो व्यक्ति है बिल्कुल ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में आ जाता है कि बिल्कुल वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसमें निढाल है, हाथ पैर चल ही नहीं रहे क्योंकि नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, क्या ऐसा होता है? अराउंड 10 to 20% केसेज ऐसे होते हैं जिसमें इस बीमारी की सीवियर फॉर्म में चला जाता है। सीवियर फॉर्म मीन्स उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चेस्ट की मसल्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, और जब उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, और हाथ पैरों में कमजोरी पहले से ही हो रखी होती है, उसकी वजह से पेशेंट बिस्तर पर आ जाता है, यानी कि वो कुछ उठा नहीं पा रहा, इस तरह से यूजुअली सिम्टम्स जो होते हैं, लाइक पैरों में जो डिफिकल्टी होती है कि चप्पलों को पहनने में दिक्कत या चप्पलों का पैर से निकल जाना, शुरुआत में स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत होना, अपने हाथ को उठा के लाइक रोटी को तोड़ के खाना या फिर पानी पीना, उस सब में दिक्कत, चीज़ों को अलमारी से उठाने में दिक्कत होना, अपने कपड़े चेंज करने में दिक्कत होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर तेजी से और बढ़ रही है बीमारी तो बिल्कुल हाथ पैरों में मूवमेंट कंप्लीटली बंद होने के बाद या पैरों का मूवमेंट कंप्लीटली बंद होने के बाद वो पूरी तरह बिस्तर पर आ जाता है। बिल्कुल, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इम्यूनिटी भी लो होती है, बड़े बुजुर्गों का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर इस तरह से कोई सिम्टम अपने आसपास आप देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये सिर्फ कमज़ोरी नहीं हो सकती और ये हमेशा एज फैक्टर नहीं होता, ये और भी कुछ हो सकता है जो बाकी आगे बढ़ करके बहुत ही एक खराब रूप ले सकता है, और इसका जो परिणाम है वो भी बहुत भयानक हो सकता है। जैसा कि मैम ने कहा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद वीकनेस जनरलाइज रहती है, वो कुछ टाइम में रिकवर कर जाती है, बट यदि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद या नहीं भी होने के बाद यदि वीकनेस बढ़ रही है और एकदम स्पेसिफिकली लाइक जो पहले चल पा रहे थे उनको चलने में दिक्कत आ रही है, या सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आ रही है, या हाथों से कुछ काम करने में, जो डेली रूटीन का काम जो कर पा रहे थे, जो एक्शंस हमने जो कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये केवल पोस्ट वायरल जिसको हम वीकनेस कहते हैं या पोस्ट इन्फेक्शियस वीकनेस कहते हैं, उसके अलावा भी GBS नामक बीमारी भी हो सकती है, और इसको अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये बहुत तेज़ी से बढ़कर इवन कुछ पेशेंट मरीज
वेंटिलेटर पर भी आने की संभावना होती है जब उनको रेस्पिरेटरी मसल्स का या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है। जी, एक और अवस्था होती है बेल पैल्सी, जिसमें चेहरा जो है वो टेढ़ा सा हो जाता है और उसको लकवा की तरह समझा जाता है। क्या ये वैसा ही कुछ है? बेल्स पाल्सी भी एक तरह से नर्व्स का ही दिक्कत है। उसमें बहुत माइनर फॉर्म में केवल फेशियल नर्व होती है, चेहरे की नर्व होती है, उसमें डैमेज हो रखा होता है। वो भी यूजुअली वायरल इन्फेक्शन के बाद केवल चेहरे की नर्व का डैमेज है। बट यदि वो नर्व का डैमेज पूरे बॉडी के नर्व्स का होने लग जाए तो उसको हम GBS, एक सीवियर फॉर्म ऑफ बेल्स पॉल्सी कह सकते हैं एक टर्म में, क्योंकि उसमें एक केवल फेशियल नर्व का हालत, केवल चेहरे का टेढ़ापन या चेहरे पर कमजोरी, उसमें पूरे शरीर के हाथ या पैरों की नसों में दिक्कत आने लग जाती है। जैसे हम स्ट्रोक की बात करते हैं जो बहुत कॉमन हो गया है, हम काफ़ी केसेस सुनते हैं जहाँ पर इंसान की याददाश्त, उसकी स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। क्या इसमें भी वैसी समस्याएं होती हैं या कुछ अलग होता है? स्ट्रोक और GBS में एक बेसिक डिफरेंस है कि स्ट्रोक यूजुअली जो होता है वो वन साइडेड होता है, जिसको हम लकवा कहते हैं, कि लकवा किसी एक साइड के हाथ या पैर में अचानक से कमजोरी, अचानक से चेहरे का टेढ़ा हो जाना, और ये सिम्टम्स बिल्कुल अचानक यानी फ्यू सेकंड्स टू मिनट्स में आते हैं। GBS भी एक तरह से मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से हाथ पैरों का वीकनेस है, जो ग्रॉस लकवा कह सकते हैं, लेकिन वो यूजुअली दोनों साइड में होता है। स्ट्रोक एक साइड का लकवा है, GBS चारों हाथ पैरों की वीकनेस को हम कहते हैं। स्ट्रोक का कारण ब्रेन में कोई क्लॉट बनना या हेमरेज होना होता है, और GBS का कारण पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं उनका डैमेज होना इम्यून सिस्टम की वजह से वो होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस स्ट्रोक और GBS में है। दोनों का ही ट्रीटमेंट बहुत टाइमली करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोनों ही सीवियर फॉर्म में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। बिल्कुल, तो मेडिकल अटेंशन या एक्सपर्ट एडवाइस जो होती है वो हर स्तर पर, जीवन के हर स्तर पर, और हर लक्षण जो हम देखते हैं अपने आसपास में, अपने शरीर में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमें कभी भी सोशल मीडिया से भ्रमित होकर के या चीज़ों को हमेशा ऐसा नहीं लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कभी कभार डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारा आसपास जो वातावरण है, हमारे घर के लोग हैं, वो भी स्वस्थ रहें और खुश रहें। डॉक्टर साहब, अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हर चीज़ का इलाज आ गया है, तो जब हम इस भयावह सिंड्रोम की बात करें जो बहुत डरावना साउंड कर रहा है, इसमें किस तरह के मेडिकल इंटरवेंशन आ गए हैं, किस तरह के इसमें उपचार हैं, क्या इससे डायग्नोस होता है? तो GBS का मोस्टली डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल मीन्स हम पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं उनको, और साइंस कुछ हम उसकी फिजिकली जो चेक करते हैं उसमें होता है कि एरिफ्लेक्सिया, मतलब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पेशेंट के, वो कम्प्लीटली लॉस हो जाते हैं। तो क्लिनिकल सिम्टम्स प्लस हमारे जो साइंस हम चेक करते हैं उसके बेसिस पर ही 99% केसेज में इसका डायग्नोसिस हो जाता है। कुछ एक केसेज में जब डायग्नोसिस में कन्फ्यूजन रहता है तो हम लोग को कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता होती है, जिनमें नर्व कंडक्शन स्टडी, जो आपकी बॉडी की नर्व्स की जाँच होती है, साथ में कुछ लोगों में कमर से पानी निकालने की जाँच, जिसको हम लंबर पंचर कहते हैं, CSF स्टडी जिसको हम कहते हैं, वो करनी होती है। इसके अलावा कुछ रूटीन ब्लड वर्कअप, जिसके बाद हम लोग कंफर्म होते हैं कि GBS लाइक कोई और बीमारी ना हो, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि अगर तेजी से वीकनेस बढ़ रही है, तेजी से वीकनेस हो रही है, तो कुछ लोगों में पोटेशियम की कमी, हाइपोकैलेमिया, उसकी वजह से भी इस तरह की वीकनेस हो सकती है, जिसको हम GBS मिमिक कहते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम सबसे पहले जब भी किसी पेशेंट को इस तरह की वीकनेस हुई है, GBS जैसा होता है। हाँ, GBS मिमिक मीन्स GBS जैसा ही, क्लिनिकली GBS जैसा है, लेकिन उसका कारण केवल पोटेशियम की कमी है, जो यूजुअली कुछ लोगों में डायरिया की वजह से या कुछ लोगों में पीरियोडिक पैरालिसिस नाम की बीमारी होती है, उनमें पोटेशियम कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से या बहुत एग्जर्शन की वजह से, तो उसमें एकदम से बहुत तेज़ी से वीकनेस आती है। उन कंडीशन में हम सिंपल पेशेंट्स को पोटेशियम रिच फूड्स लाइक बनाना है या कोकोनट वाटर है या पोटेशियम सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन या ओरल देकर भी बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं, और वो विद इन 1 to 2 डेज कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। अच्छा। बट GBS के लिए जब इन सब को हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो फिर हम लोग GBS पर आते हैं, जो नर्व कंडक्शन है या CSF स्टडी है और बाकी कुछ ब्लड वर्कअप के हिसाब से जी। और जब हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है GBS, तो उसके लिए मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड केवल 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है IVIG और एक होता है प्लाज्मा फेरेसिस। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि एंटीबॉडी जो बन रही हैं वो अपने नर्वस सिस्टम को अटैक कर रही हैं, तो वाया IVIG हम लोग उन एंटीबॉडीज को बाहर से कुछ इंजेक्शन देके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो देन फिर वो नर्वस सिस्टम को अटैक नहीं कर पाएंगी। एक दूसरा प्लाज्मा फेरेसिस, उसमें हम एक तरह से एक सॉर्ट ऑफ डायलिसिस फॉर्म है, जिसमें हम उन एंटीबॉडीज को फिल्टर कर रहे हैं डायलिसिस मशीन के थ्रू। तो वो एंटीबॉडी जब न्यूट्रलाइज हो गई या फिल्टर हो गई तो अपने नर्वस सिस्टम को अटैक नहीं करेंगी और हमारी रिकवरी
शुरू हो जाएगी। तो वर्ल्ड वाइड इसके बेस्ट ट्रीटमेंट केवल IVIG और प्लाज्माफेरेसिस हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज राजस्थान, इवन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल सब जगह उपलब्ध है, यही उपलब्ध हैं और बहुत ईजिली ट्रीटमेंट भी होता है उनका और बहुत अच्छी रिकवरी भी उनसे होती है। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात बताई कि डरने की बात नहीं है और चिंता की बात नहीं है। किसी भी बीमारी से परेशान होना बहुत लाजमी है और बहुत नेचुरल सी बात है कि परिवार में कोई भी हो या आसपास जानकारी में कोई भी किसी भी प्रकार की पीड़ा से परेशान हो, लेकिन अगर डॉक्टर को दिखाकर इलाज शुरू कर दिया जाए तो इस बीमारी का भी इलाज संभव है। लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ समय से डॉक्टर के पास जा कर के उससे बात करने की, उनसे उपचार लेने की। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल शरीर जो है शिथिल सा हो जाता है, हाथ पैरों में ताकत नहीं होती, उस समय पेशेंट का कैसे ख्याल रखा जाता है? क्या कुछ उसका खाना पीना होता है? कब तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? इसमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि लाइक कुछ लोगों को होता है कि वीकनेस जल्दी पिकअप हो गई और वो जल्दी हॉस्पिटल आ गए तो उनका ट्रीटमेंट अर्ली शुरू हो जाता है। और इस बीमारी में अर्लियर द ट्रीटमेंट रैपिड द रेस्पॉन्स, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना ही अर्ली उसका रेस्पॉन्स आएगा, उसकी रिकवरी के चांसेस उतने अच्छे होंगे। कई बार कुछ लोग लेट आ पाते हैं या कुछ लोगों की सीवियरिटी इलनेस की ज़्यादा होने की वजह से विद इन 1 और 2 डेज में ही वो कम्प्लीटली बिस्तर पर आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब निगलने की भी दिक्कत आती है तो हमको कई बार राइस ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नाक से नली डालकर फीडिंग देना होता है फीडिंग ट्यूब से। कुछ लोगों को सांस की तकलीफ भी आ जाती है, तो अराउंड 5 to 10% केसेज में जब सांस की तकलीफ होती है, क्योंकि मांसपेशियाँ जो चेस्ट की हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके लिए हमको वेंटिलेटर सपोर्ट भी लगाना पड़ सकता है। तो ICU स्टे भी कई बार इन लोगों का होता है। ज़्यादातर केसेज में ये इंजेक्शन जो IVIG या प्लाज्माफेरेसिस के बाद इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है और 2 से 4 हफ्ते में अच्छी रिकवरी के चांसेस होते हैं। बट सीवियरेस्ट फॉर्म में कई बार कुछ लोगों को वेंटिलेटरी सपोर्ट 2 से 3 महीने 6 महीने भी रहने की संभावना होती है। उन लोगों में रिकवरी थोड़ी पुअर बट धीरे धीरे रिकवरी होती है। इसके अलावा हम लोग फिजियोथेरेपी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब पेशेंट खुद अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हमको बाहर से एक्टिविटी कराकर उनकी मसल्स को थोड़ा एक्टिवेट करना होता है। अलॉन्ग विद दिस कुछ सपोर्टिव जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, वो सब भी इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। और डेफिनेटली इसमें पेशेंट की विल पावर, पेशेंट के अटेंडेंट का सहयोग इस सब के लिए वो सब भी काफ़ी रोल प्ले करता है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि अगर व्यक्ति किसी पीड़ा में है, अगर उसे कोई रोग हो गया है तो उसको स्वीकार करना और साथ में जो उसका ट्रीटमेंट है वो बहुत ही धैर्य वाला काम होता है। कहना बहुत आसान होता है लेकिन जिस पर बीत रही होती है वो जानता है किस पीड़ा से वो गुजर रहा है। डॉक्टर साहब, ओवरऑल रिकवरी में एक नॉर्मल लाइफ में क्या इंसान आ पाता है इसके बाद? अप टू 90 to 95% केसेज में विद इन 1 ईयर काफ़ी अच्छी रिकवरी हो जाती है और बैक टू नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं, जो अपना कंप्लीट डेली रूटीन एक्टिविटीज हम लोग कर पाते हैं और कोई परेशानी नहीं आती है। साइकिलिंग, जिमिंग, वॉकिंग, रनिंग सब कुछ कर पाते हैं। इसमें भी क्या स्पीच जो है इम्पेयरमेंट या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या बेसिकली जो चलने फिरने में इम्बैलेंस है, इस तरह का कुछ? तो जो मैंने बताया कि 1 ईयर के अराउंड में यूजुअली काफ़ी अच्छी रिकवरी हो जाती है। बट जिन लोगों को डेफिसिट रह जाता है उन लोगों को थोड़ा सा हाथ पैरों में कमजोरी की वजह से चलने में या प्रेशर वाला काम करने में, लाइक जिसमें मसल पावर की आवश्यकता ज़्यादा हो, वो वाला काम करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। बोलने में दिक्कत, अगर चेहरे की मांसपेशियों में दिक्कत रही है तो फिर आने की संभावना रहती है, अदरवाइज वो भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हो जाती है। इस बीमारी का सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि उस पेशेंट का मेंटेशन मतलब होश पूरी तरह अच्छा रहता है टिल एंड। अगर पेशेंट खराब भी हो रहा है, मरीज की स्थिति खराब भी हो रही है तो भी उसका होश पूरा रहता है और अच्छा हो रहा है तो भी होश यानी कि वो होश में रहते हैं, वो अनकॉन्शियस या कोमा, ब्रेन पूरी तरह फंक्शनिंग होता है। अच्छा। ब्रेन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बीमारी नर्व से रिलेटेड है, तो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसका फंक्शनिंग पूरा अच्छा रहता है इसमें। तो इसमें होश, याददाश्त, समझने की क्षमता, रिएक्ट करने की क्षमता वो पूरी तरह, और अगर चेहरे पे प्रभाव नहीं हुआ तो बातचीत भी कर सकता है डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण होती है। जी हाँ, कि अगर मरीज बात भी कर रहा है तो घर वालों को भी एक संबल मिलता है और उसे खुद को भी एक होप रहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए जैसा कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है कुछ केसेस में, लेकिन अगर हम लोग अच्छा सपोर्ट रखें इसमें, जैसा मैंने बताया कि डिस्चार्ज के बाद भी जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो वीकनेस कुछ हद तक रह जाती है, क्योंकि हम लोग 6 महीने या 1 साल तक कभी भी किसी को एडमिट नहीं रख सकते हैं। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी वाला पार्ट बहुत रोल प्ले करता है कि परिवारजन जो उसके हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उसको ढंग से फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कराएं, रेगुलर चेस्ट मसल्स का एक्सरसाइज कराएं,
और डेफिनेटली न्यूट्रिशन तो रोल प्ले करता ही है कि इतने दिन अगर मरीज एडमिट रहा है तो वीकनेस जो आती है उसके लिए न्यूट्रिशन अपना अच्छा दें, तो इन सब का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। आजकल हर चीज़ के लिए वैक्सीन आ गई है, HPV वैक्सीन हाल ही में लॉन्च हुई है, कोविड के लिए भी वैक्सीन आई, बहुत चीज़ों के लिए वैक्सीन आ गई हैं। क्या इस तरह की बीमारी इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है अभी, और आगे फ्यूचर में भी वैक्सीन बनने के चांसेस नहीं हैं अभी, क्योंकि ये बीमारी जो है एंटीबॉडी इंड्यूस ही है, एंटीबॉडी बनने की वजह से ही हो रही है, तो एंटीबॉडी के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी नहीं है। तो यानी कि आपकी जो बॉडी है वही वैक्सीन का काम करती है। डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं हमेशा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो वैसे तो ये इंसान के हाथ की बात नहीं होती, लेकिन जहाँ तक इंसान का बस चले, व्यक्ति का बस चले, किस तरह से वो किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से बच सकता है, क्या कुछ उसे खाना पीना चाहिए, कैसी उसकी जीवन शैली होनी चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि GBS भी एक पोस्ट वायरल या पोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली इलनेस है, तो इसके लिए बेस्ट तरीका जो होता है कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल को इस तरह मॉडिफाई करें कि कंटामिनेटेड फूड है या आउटसाइड फूड, जंक फूड है, उसको जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करें। डेली हाइजीन का अपना ध्यान रखें कि खाने पीने में जो कुकड फूड खाएं, अनकुकड फूड या जो अनहेल्दी है वो अवॉइड करें। डेली कहीं भी खाने से पहले हैंड वॉश करें। जहाँ भी फूड खा भी रहे हैं हम लोग, वहाँ का देखें कि वहाँ का किचन कैसा है, कि वो लोग मेंटेन कर रहे हैं हाइजीन को या नहीं कर रहे हैं, इन सब के लिए। दूसरा, अपन इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए हम लोग जो नॉर्मल फूड है, हेल्दी फूड है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नॉर्मल डेली फ्रूट्स हैं, चेंज कर डेली एटलीस्ट 1 और 2 फ्रूट्स हमारी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए, वो हमको लें। डेली वॉक करें जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बनी रहे, इन सब का हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और योगा, मेडिटेशन, ये अपना मेंटल सपोर्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं इस सब में। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो मसल्स है वो लूज़ हो जाती है, और मसल्स रिकवरी में प्रोटीन का जो एक बहुत बड़ा योगदान होता है, और अधिकतर लोग शाकाहारी होते हैं। तो जब किसी पेशेंट को एक कंडीशन होती है, क्या कुछ अलग से डाइट दी जाती है? अगर वो खा सकता हो धीरे धीरे, किस तरह की डाइट आप रिकमेंड करते हैं? डाइट हम लोग इसमें नॉर्मली रिकमेंड करते हैं, नॉर्मल होम डाइट विल सफाइस। बट अगर हाई प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो यूजुअली जो इंडियन वेजिटेरियन डाइट में दालें जो हैं या सोयाबीन वगैरह हैं, दे आर हाई प्रोटीन सोर्स। पनीर है, इट्स ऑल्सो गुड सोर्स, तो ये लोग हम लोग एडवाइस करते हैं। अदरवाइज कई बार कुछ लोगों को प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं वो भी हम लोग एडवाइस करते हैं मरीज की हेल्प के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो प्रिवेंशन की अगर बात करें तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखें कि जहाँ भी हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने, हमें ज़रूर से जाना चाहिए, बहुत एंजॉय करना चाहिए, अपनों के साथ जाना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर किस तरह से वो खाने को पकाया जा रहा है। यदि खाना पुराना हो या कच्चा हो, या आपको लगे कि इसके स्वाद में ज़रा सा भी कुछ अलग है, क्योंकि हम सब जानते हैं किसी भी चीज़ का स्वाद कैसा होता है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और यदि आपको किसी प्रकार के वायरल के बाद कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब भी व्यक्ति इस परिस्थिति में आता है तो जो परिवार वाले हैं वो बहुत टूट जाते हैं, तो जब आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो क्या आप उनके अटेंडेंस की या फैमिली मेम्बर्स की भी काउंसलिंग करते हैं? क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ड्रेन भी बहुत होता है, मानसिक रूप से भी जो व्यक्ति होता है, परिवार होता है, बहुत टूटा हुआ महसूस करता है। किस तरह से आप उनके अटेंडेंस को, परिवार वालों को समझाते हैं? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैम की, क्योंकि इस बीमारी में फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मरीज है वो तो बिस्तर पर है, लेकिन उसमें टाइम भी काफ़ी लगने वाला होता है कुछ केसेज में। लेकिन जब तक मरीज की फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी, फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली, उनको जब तक स्ट्रांगली वो उसको सहारा नहीं देंगे, ढांढस नहीं बनाएंगे कि हाँ आप ठीक हो जाओगे, आपके लिए सारी कोशिशें जारी हैं, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, तब तक वो उसको विल पावर, क्योंकि मरीज का जैसे मैंने बताया होश पूरा रहता है, तो मरीज होश में है लेकिन वो अपना सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन वो अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहा है या सांस ढंग से नहीं ले पा रहा है। इसलिए घर वालों का मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग भी उनकी रेगुलर डेली बेसिस पर काउंसलिंग करते हैं, घर वालों की भी, साथ में मरीज की भी, कि आप ठीक हो जाएंगे, घबराइए नहीं। इस बीमारी में ज़्यादातर केसेस ठीक हो जाते हैं और बहुत अच्छी रिकवरी होती है। आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल रूटीन में आप लौट सकते हैं। केवल कुछ समय की बात है, जिस समय में हमको एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज करना है, उनको ठीक करना है, इस तक आप हमारा साथ दीजिए तो आगे आप काफ़ी अच्छे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इस GBS नाम की बीमारी बहुत कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, लेकिन हम लोग बहुत रूटीनली इसको देखते हैं। तो कभी भी मेरा कहना यही है कि कोई भी वायरल इलनेस या कोई भी बैक्टीरियल इलनेस जो माइनर डायरिया है या माइनर
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके बाद अगर आपको एकदम तेज़ी से वीकनेस हो रही है, आपको चलने फिरने में या हाथों से में कमजोरी आ रही है, डेली रूटीन के काम करने में दिक्कत आ रही है, तो इसको आप नॉर्मल वायरल इलनेस के बाद या पोस्ट इन्फेक्शियस इलनेस ना समझकर GBS की तरफ भी सोच सकते हैं और तुरंत अपने न्यूरोफिजिशियन या फिजिशियन को एक बार संपर्क करें, जिससे आप टाइमली डायग्नोस हो पाएँ और टाइमली हम ट्रीटमेंट शुरू करके उसको जल्दी से रिकवरी करने का हेल्प कर सकें। बिल्कुल, जैसे आपने कहा अर्लियर द ट्रीटमेंट बेटर द रिस्पॉन्स। बिल्कुल, बेटर द रिस्पॉन्स। डॉक्टर कपिल खंडेलवाल, आप हमारे शो हेलो डॉक्टर पर और अपने GBS को लेकर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी और जितनी सहजता से दी, हमें पूरी उम्मीद है इससे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो ज़रूर जागरूक हुए होंगे और उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना, जिससे कि वो भी स्वस्थ रहें, उनका परिवार भी स्वस्थ रहे और जब भी वो डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर से कहें हेलो डॉक्टर। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।